हाल ही में नासा ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए सतर्क किया है कि आज से करीब 5 साल बाद 13 अप्रैल साल 2029 में एपोफिस नाम का एक जाइंट एस्टेरॉयड धरती के बेहद करीब से गुजरेगा। नासा के मुताबिक ये एस्टेरॉयड आज तक के गुजरे हुए सभी एस्टेरॉयड में धरती के बेहद करीब से गुजरने वाला पहला सबसे बड़ा एस्टेरॉयड होगा। इस एस्टेरॉयड का डायमीटर तकरीबन 1100 फीट और एस्टिमेटेड विद 400 मीटर तक बताई जा रही है और साथ ही इसका कुल वजन तकरीबन 61 बिलियन किलोग्राम मापा गया है। नासा के मुताबिक ये एस्टेरॉयड धरती से करीब 20,000 मील से भी कम दूरी से गुजरेगा, यानी कि एस्टेरॉयड एपोफिस की अर्थ सरफेस से एस्टिमेटेड दूरी तकरीबन 31,860 किलोमीटर होगी। ये नजारा 2029 में केवल ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, जहां अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और एशिया जैसे कॉन्टिनेंट शामिल हैं। और हम इंडियंस भी इस नजारे को विदाउट एनी टेलीस्कोप केवल अपनी आंखों से ही एक टूटते हुए तारे की तरह देख पाएंगे। ये मंजर कितना करीब से होने वाला है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा दूरी पर तो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जैसे कि ब्रॉडकास्ट, वेदर और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जो करीब 35,786 किलोमीटर की दूरी पर धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगा रही हैं। लेकिन मोर सरप्राइजिंगली चिंता का विषय इस एस्टेरॉयड का धरती के बेहद करीब से गुजरना नहीं, बल्कि नासा का तो कहना है कि एपोफिस एस्टेरॉयड भविष्य में धरती के विनाश का कारण बन सकता है, या फिर कह सकते हैं कि आगे चलकर विनाश का कारण बनेगा। यानी कि नासा के मुताबिक एपोफिस एस्टेरॉयड आने वाले कुछ सालों में धरती से टकरा सकता है, जिसके चलते मैसिव अर्थक्वेक्स, वाइल्ड फायर, सुनामीस और न्यूक्लियर विंटर जैसे कारणों के कारण धरती में बड़े स्तर पर ह्यूमन एक्सटिंक्शन का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन आखिर ये एपोफिस एस्टेरॉयड क्या चीज है? क्या ये एस्टेरॉयड सच में धरती से टकराने वाला है? क्या धरती आने वाले कुछ सालों में सच में तबाह होने वाली है? क्या हम इंसान इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे? आइए इन सभी सवालों के जवाब गहराई से जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस एस्टेरॉयड को पहली बार 19 जून साल 2004 में एस्ट्रोनॉमर रॉय ए टकर, डेविड जे थोलेन और फैब्रिजियो बर्नार्डी द्वारा नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करते समय धरती से 0.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी दूरी पर, यानी कि धरती से कुल 15 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर अर्थ ऑर्बिट के बेहद पास से गुजरते हुए देखा गया था। लेकिन टेक्निकल और वेदर प्रॉब्लम्स के चलते वैज्ञानिक इस एस्टेरॉयड को केवल 2 दिन तक ही ऑब्जर्व कर पाए थे, जिसके बाद एपोफिस एस्टेरॉयड रडार टेलीस्कोप से पूरी तरह गायब हो चुका था। लेकिन फॉर्चुनेटली उसी साल दिसंबर महीने में ऑस्ट्रेलिया में साइडिंग स्प्रिंग ऑब्जर्वेटरी टीम द्वारा इस एस्टेरॉयड को रडार टेलीस्कोप के जरिए एक बार फिर से खोज लिया जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में एपोफिस एस्टेरॉयड सभी प्लैनेट्स की तरह ही सन की चारों ओर अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है और इस ऑर्बिट को एलिप्टिकल ऑर्बिट बोला जाता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट एक परफेक्ट सर्कल की बजाय एक एलोंगेटेड ओवल शेप टाइप आकार को बोला जाता है और ये वही कर्व्ड पाथ है जिस ऑर्बिट में हमारी धरती भी सन के चारों तरफ घूमती है। अर्थ ऑर्बिट और एपोफिस ऑर्बिट 2 जगहों पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि इन 2 स्पेसिफिक पॉइंट्स पर धरती और एपोफिस को एक ही जगह से गुजरना होता है। पहला है पेरिहीलियन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिस समय एपोफिस एस्टेरॉयड सन के सबसे ज्यादा करीब होता है और इस समय एपोफिस की दूरी सन से मात्र 0.746 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स नापी गई है और ये वही स्पेसिफिक पॉइंट है जहां 13 अप्रैल साल 2029 में एपोफिस एस्टेरॉयड और धरती बेहद नजदीकी से एक दूसरे से होकर गुजरेंगे। और दूसरा है एपहीलियन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिस समय एपोफिस एस्टेरॉयड अपने पूरे ऑर्बिटल जर्नी के दौरान सन से सबसे ज्यादा दूरी पर पाया जाता है, जहां इस एस्टेरॉयड की दूरी सन से करीब 1.099 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पाई जाती है। लेकिन अमेजिंगली वैज्ञानिकों का दावा है कि साल 2036 में एक ऐसा ही एक और एनकाउंटर देखने को मिलेगा जहां एपोफिस एस्टेरॉयड और धरती एक दूसरे से बेहद करीब से गुजरेंगे और उस दौरान ये नजारा पेरिहीलियन पॉइंट पर नहीं बल्कि एपहीलियन पॉइंट पर देखने को मिलेगा। लेकिन इस दौरान इन दोनों के बीच की दूरी तकरीबन 8.4 मिलियन किलोमीटर होने वाली है और इस एस्टेरॉयड को धरती पर से देखना केवल टेलीस्कोप्स के जरिए ही मुमकिन हो पाएगा। इस एस्टेरॉयड के एपोफिस नाम के पीछे भी एक बड़ी वजह छिपी है। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि वैज्ञानिकों द्वारा इस एस्टेरॉयड का एपोफिस नाम एक डीमन के तौर पर रखा गया है, जिसे हम अपनी भाषा में राक्षस नाम से पुकारते हैं। इजिप्ट की मान्यताओं के अनुसार पौराणिक कथाओं में एपोफिस एक अंधकार, विनाश और अव्यवस्था से जुड़ा एक शक्तिशाली राक्षस का नाम था, जो पूरी धरती का विनाश और इंसानों का खात्मा करना चाहता था। और आज इस राक्षस को पूरी दुनिया में बुराई और अराजकता का एक प्रतीक माना जाता है। लेकिन
लेकिन आखिर एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा इस एस्टेरॉयड का नामकरण डीमन एपोफिस के नाम से क्यों किया गया था? दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया कि इस एस्टेरॉयड को 19 जून साल 2004 में खोजा गया था, जिसके केवल 2 दिन के अंदर ही ये एस्टेरॉयड रडार टेलीस्कोप से बाहर जा चुका था। इन 2 दिनों के अंदर वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड पर जितनी भी रिसर्च करी थी, उस रिसर्च के मुताबिक ये एस्टेरॉयड साल 2029 में अपने ऑर्बिटर राउंड के तहत पेरिहीलियन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर धरती से टकराने वाला था, जिसके चलते धरती पर मास लेवल पर लिविंग बींग्स का एक्सटिंक्शन होना तय था, जबकि धरती पूरी तरह से तबाह होने जा रही थी। और इसीलिए इस एस्टेरॉयड को विनाशकारी और धरती को बुरी तरह तबाह करने वाला दर्शाने के लिए इसका नामकरण उसी इजिप्शियन डीमन एपोफिस के नाम से किया गया था। और अंत में इस एस्टेरॉयड का नाम 99942 एपोफिस एस्टेरॉयड पूरी दुनिया के सामने रिवील कर दिया गया, जहां 99942 एक कैटलॉग नंबर है जो एपोफिस एस्टेरॉयड को MPC यानी कि माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा असाइन किया गया है, जो हमारे सोलर सिस्टम में घूम रहे सभी एस्टेरॉयड्स की लोकेशन को ट्रैक करने का काम करती है। 99942 नंबर में सभी डिजिट्स एपोफिस एस्टेरॉयड के बारे में अलग अलग जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें पहला नंबर 9 का मतलब है कि एपोफिस एस्टेरॉयड एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो धरती के ऑर्बिट से 1.3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से कम की दूरी पर पाया जाता है। 994 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में दिया गया एक कैटेगरी और सीक्वेंशियल नंबर है, जिसका सीधा सा मतलब है कि यह खोजा और रिकॉर्ड किया जाने वाला 994वां एनियो था। और आखिरी 2 का मतलब है कि साल 2004 के टाइम फ्रेम में ये एक दूसरा एस्टेरॉयड है जो एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा डिस्कवर किया गया था। हालांकि उन 2 दिनों के बीच की गई सभी रिसर्चेस पूरी तरह एक्यूरेट नहीं थी, क्योंकि अंतरिक्ष में घूम रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना और एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी का पता लगाना केवल 2 दिनों में बेहद मुश्किल है। और तकरीबन अगले 6 महीनों तक सभी वैज्ञानिकों का यही मानना था कि साल 2029 में एपोफिस और अर्थ के रेवोल्यूशन के चलते एक ही समय पर पेरिहीलियन पॉइंट से गुजरने पर दोनों के बीच एक भयानक कोलिजन होने वाला है, जिसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स, फूड एंड वाटर शॉर्टेजेस, मैसिव एक्सप्लोजन और यहां तक कि ह्यूमन एक्सटिंक्शन भी पॉसिबल माना जा रहा था। लेकिन दिसंबर साल 2004 में जब इस एस्टेरॉयड को एक बार फिर से सन के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में घूमते हुए देखा गया, तब जाकर एपोफिस एस्टेरॉयड पर एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा एक डिटेल्ड रिसर्च कंडक्ट करी गई थी। इस रिसर्च में पाया गया कि एपोफिस एस्टेरॉयड का ऑर्बिटल सर्कल धरती के ऑर्बिट से कहीं ज्यादा इलेप्टिकल है, यानी कि एपोफिस का ऑर्बिटल सर्कल ज्यादा खींचा हुआ है धरती के ऑर्बिट से। और केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के अनुसार जो ऑब्जेक्ट ज्यादा इलेप्टिकल होता है उसकी एवरेज स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन उतनी ही ज्यादा होती है एक कम इलेप्टिकल ऑर्बिट या एक सर्कुलर ऑर्बिट वाले ऑब्जेक्ट से। हालांकि हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी ऑब्जेक्ट का केवल एंगुलर मोमेंटम ही कांस्टेंट रहता है, लेकिन स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। और ज्यादा इलेप्टिकल होने के चलते एपोफिस एस्टेरॉयड की एवरेज ऑर्बिटल स्पीड 1,22,400 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जाती है, जबकि दूसरी तरफ धरती की एवरेज ऑर्बिटल स्पीड 1,60,731 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और इसी ऑर्बिटल स्पीड के चलते धरती अपने ऑर्बिट का एक पूरा चक्कर तकरीबन 365.25 दिनों में पूरा कर पाती है, जबकि दूसरी तरफ एपोफिस अपना एक पूरा ऑर्बिटर राउंड महज 324 दिनों में पूरा कर लेता है। इन सब के बाद कई महीनों तक एपोफिस एस्टेरॉयड को केयरफुली ऑब्जर्व और ट्रैक किया गया था, और एस्ट्रोनॉमर्स को इस बात की पुष्टि करनी थी कि क्या साल 2029 में अर्थ और एपोफिस एस्टेरॉयड में कोलिजन देखने को मिल सकता है या फिर नहीं। इसके लिए एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा एपोफिस एस्टेरॉयड के पाथ को अच्छे से एनालाइज किया गया था, और साथ ही धरती और एपोफिस एस्टेरॉयड की एवरेज ऑर्बिटल स्पीड को तकरीबन 26 सालों के लिए कैलकुलेट किया गया था, केवल अप्रैल साल 2029 में रेवोल्यूशन के दौरान ऑर्बिट में उनकी एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए। और पाया गया कि साल 2029 में धरती और एपोफिस एस्टेरॉयड के बीच किसी भी तरह का कोई टकराव नहीं होगा, बल्कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पेरिहीलियन पर एपोफिस एस्टेरॉयड धरती से कुल 31,860 किलोमीटर की दूरी
दूरी पर बिना किसी टकराव के सफलतापूर्वक अपने ऑर्बिट का चक्कर लगाते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगा। एस्ट्रोनॉमर साल 2029 में होने वाले एक बड़े खतरे को तो टालने में कामयाब रहे, लेकिन उनके सामने साल 2068 के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आने वाली थी। साल 2029 के खतरों के लिए की गई सभी प्रेडिक्शंस और कैलकुलेशंस के अनुसार ये खतरा साल 2029 के लिए तो टल चुका था, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि भविष्य में साल 2068 में पेरिहीलियन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर धरती और एपोफिस एस्टेरॉयड के बीच टकराव हो सकता है। लेकिन इससे पहले साल 2021 में एपोफिस एस्टेरॉयड एक बार फिर से पेरिहीलियन इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर धरती के नजदीक से गुजरने वाला था, जहां धरती से इस एस्टेरॉयड की कुल दूरी 17 मिलियन किलोमीटर नापी गई थी। हालांकि ये दूरी किसी भी मायने में कम नहीं थी, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा एपोफिस एस्टेरॉयड की डिटेल्ड क्लोज ऑब्जर्वेशन के लिए इतनी नजदीकी काफी थी। इस दौरान नासा द्वारा कैलिफोर्निया बार्स्टो में स्थित गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स में एक पावरफुल 230 फीट बड़ा रेडियो एंटीना का इस्तेमाल किया गया था। इस गोल्डस्टोन एंटीना के जरिए नासा द्वारा एपोफिस एस्टेरॉयड पर स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, और ये रेडियो वेव्स एपोफिस एस्टेरॉयड से रिफ्लेक्ट होकर एक सिग्नल के तौर पर एस्ट्रोनॉमर्स के पास पहुंच रहे थे। इन सिग्नल्स के जरिए एस्ट्रोनॉमर्स को एपोफिस एस्टेरॉयड से संबंधित हाई रेजोल्यूशन डेटा मिल रहा था, और साथ ही ये सिग्नल्स एपोफिस एस्टेरॉयड की प्रिसाइज ट्रैकिंग में भी बेहद मददगार साबित हो रहे थे। और इसी के चलते एस्ट्रोनॉमर्स एपोफिस एस्टेरॉयड की एग्जैक्ट स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी और ट्रैजेक्टरी का पता लगाने में कामयाब रहे, और साथ ही रडार ऑब्जर्वेशन के जरिए एस्ट्रोनॉमर्स एपोफिस एस्टेरॉयड के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि प्रॉपर शेप, साइज, रोटेशन और सरफेस फीचर्स को गहराई से जान पाए थे। लेकिन इस पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा उद्देश्य यारकोव्स्की इफेक्ट को अच्छे से समझना था। यारकोव्स्की इफेक्ट के मुताबिक जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगातार सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो हिस्सा जरूरत से ज्यादा सनलाइट अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, और जब रोटेशन के समय ऑब्जेक्ट का वो हीटेड एरिया अंधेरे की तरफ जाता है, उस समय वो हीटेड एरिया ऑब्जर्व करी हुई पूरी हीट रिलीज करने लगता है, और इसी दौरान वो रिलीज्ड हीट उस ऑब्जेक्ट की ओवरऑल स्पीड को एक टाइनी पुश देता है, जिसके कारण स्पेस में एक ऑब्जेक्ट की ओवरऑल ट्रैजेक्टरी पर भी फर्क पड़ता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था एपोफिस एस्टेरॉयड के साथ। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक यारकोव्स्की इफेक्ट के चलते एपोफिस एस्टेरॉयड की हर दिन 0.3 मिलीमीटर पर सेकंड से रफ्तार बढ़ रही है, जिसके चलते एपोफिस एस्टेरॉयड की ओवरऑल ट्रैजेक्टरी में बदलाव होने से धरती और एपोफिस के ऑर्बिट एक दूसरे से कोलाइड करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण भविष्य में धरती और एपोफिस के टकराने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसी के कारण एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि साल 2068 तक एपोफिस एस्टेरॉयड की ट्रैजेक्टरी धरती के ऑर्बिट से कई ज्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करना शुरू कर देगी, जिसके कारण धरती और एपोफिस एस्टेरॉयड के बीच टकराव की संभावना कहीं ज्यादा थी। लेकिन 2021 में एपोफिस एस्टेरॉयड की क्लोज ऑब्जर्वेशन और रिसर्च में पाया गया कि एपोफिस एस्टेरॉयड का ऑर्बिटल राउंड उससे कुछ हद तक अलग था, जैसा एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा साल 2004 में मेजर किया गया था। यानी कि अर्थ और एपोफिस एस्टेरॉयड अभी के लिए एक दूसरे से पर्याप्त मात्रा की दूरी बनाए हुए हैं, जिससे आने वाली कुछ सेंचुरीज के लिए हमारे सोलर सिस्टम में ये दोनों ऑब्जेक्ट्स बिना एक दूसरे से टकराए पास करते रहेंगे। और साल 2021 की डिटेल्ड रिसर्च के बाद एस्ट्रोनॉमर्स का कहना था कि साल 2068 में भी धरती और एपोफिस एस्टेरॉयड एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। यहाँ तक कि नासा सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के एक वैज्ञानिक डेविड फानौचिया का कहना है कि अगले 100 सालों तक पृथ्वी को एपोफिस एस्टेरॉयड से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन हमारे लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है कि भविष्य में अगर एपोफिस एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो इसका असर हम धरती वासियों पर क्या पड़ेगा। देखिए, एपोफिस एस्टेरॉयड का डायमीटर तकरीबन 1100 फीट बताया जाता है, और साथ ही इसका वजन 61 बिलियन किलोग्राम मापा गया है। इसके आकार का सही अनुमान लगाने के लिए हम पेरिस के आईफल टावर का प्रयोग करते हैं। एपोफिस एस्टेरॉयड का डायमीटर तकरीबन 1100 फीट, और वहीं अगर आईफल टावर की बात करें तो उसकी हाइट तकरीबन 1083 फीट बताई जाती है। यानी कि आकार में एपोफिस एस्टेरॉयड आईफल टावर से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इस दौरान जब एपोफिस एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ रहा होगा उस समय इसकी एवरेज स्पीड 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, और जब ये एस्टेरॉयड धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करेगा उस दौरान ग्रेविटी पुल के कारण इसकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ते हुए तकरीबन 1,50,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी, और उस समय धरती से टकराने पर एपोफिस एस्टेरॉयड से बड़ी मात्रा में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और इस एनर्जी से हंड्रेड्स ऑफ TNT
मेगाटन्स का निर्माण होगा। TNT एक ट्राई नाइट्रोटोलिन नाम के केमिकल कंपाउंड को बोला जाता है, जो अक्सर बॉम्ब्स और ग्रेनेड्स में बड़े और शक्तिशाली धमाके को अंजाम देने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक ऐसे ही एपोफिस एस्टेरॉयड द्वारा धरती से टकराने पर किसी परमाणु बम विस्फोट जैसा अनुभव होगा और TNT में केमिकल रिएक्शन के चलते चारों तरफ केवल हीट और गैस छा चुकी होगी। साथ ही थर्मल रेडिएशन के चलते हर चीज आग में तब्दील होती जाएगी। इसके अलावा इस हादसे के कारण जमीन में कई किलोमीटर बड़े एक गहरे गड्ढे का निर्माण होगा और पूरे एटमॉस्फेयर में केवल धूल और मिट्टी छा जाएगी। इसका परिणाम ये होगा कि पूरे एटमॉस्फेयर में एक हैवी डस्ट लेयर बनने के कारण सूर्य की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाएगी और फिर देखने को मिलेगा इम्पैक्ट विंटर का फिनोमिना। प्रॉपर सनलाइट जमीन पर ना पहुंचने के कारण उस क्षेत्र में टेम्परेचर तेजी से नीचे गिरने लगेगा, जो उस पूरे इलाके के क्लाइमेट पैटर्न्स को प्रभावित करते हुए समर सीजन्स को पूरी तरह खत्म कर देगा। इस दौरान बेहद गर्म इलाकों में भी टेम्परेचर सनलाइट ब्लॉकेज के चलते हमेशा -डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा एपोफिस एस्टेरॉयड द्वारा तेज गति में धरती से टकराने पर बड़ी मात्रा में अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एरप्शंस जैसे नेचुरल डिजास्टर्स धरती पर कहर बरसाएंगे। दूसरी तरफ अगर एपोफिस एस्टेरॉयड जमीन की बजाय समुद्र में गिरता है तो इस दौरान समुद्र में टकराने पर बड़ी मात्रा में पानी का स्तर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा और इसके चलते समुद्र में हाई एनर्जी वेव्स उत्पन्न होंगी। ये एनर्जी वेव्स समुद्र में बेहद तेज रफ्तार से बहती हैं और कोस्टल एरियाज में पहुंचने पर इन हाई एनर्जी वेव्स की ऊंचाई और रफ्तार पहले की तुलना में और भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। इन सब से जन्म होगा एक विनाशकारी सुनामी का, जो अपने तेज बहाव के कारण कई शहरों को बुरी तरह तहस नहस कर डालेगी। और रही बात धरती के अंत की, तो एपोफिस एस्टेरॉयड धरती के आकार की तुलना में काफी छोटा है और अगर भविष्य में कभी एपोफिस एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो ये हादसा अपनी चपेट में कई सारे शहरों को लेगा, जिसमें लाखों की तादाद में लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। लेकिन पूरी धरती का विनाश ये एपोफिस एस्टेरॉयड अकेला नहीं कर सकता।